आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य सामान्य केंद्रीय बैंकिंग नहीं है। ऑप्शन है करेंसी नोटों का निर्गमन, साख नियंत्रण, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण या फिर विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण जो है यही जो है सामान्य बैंकिंग कार्य नहीं है। ठीक है, जबकि और मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण को आरबीआई के विकास संबंधी कार्यों से जोड़ा जाता है। ठीक है, ना कि सामान्य केंद्रीय बैंकिंग के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह आर के रुपये के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। कि रुपये के चिन्ह की रचना आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर उपाध्यापक डी उदय कुमार ने की। 2010 बजट के दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसे भारतीय मुद्रा के प्रतीक के रूप में अपनाने की बात कही। 15 जुलाई 2010 को रुपये के चिन्ह का अनावरण किया गया और 2011 में इसकी शुरुआत हुई। और डी ऑप्शन है कि अगले अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत जो है वो छठा देश बना। तो कौन सा इसका जो है वो सही नहीं है। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत जो है छठा देश बना। यही गलत है, क्योंकि छठा देश जो है भारत नहीं था। भारत जो था वो पांचवा देश था। मतलब विश्व में केवल 5 देश ऐसे थे जो जिनकी मुद्रा की अपनी अलग पहचान है। जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए का जो मुद्रा थी वो डॉलर थी। और अगर ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश में या कहें ब्रिटेन में ये मुद्रा पाउंड थी। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान की मुद्रा थी वो येन थी। जापान की मुद्रा येन थी। और यूरोपीय संघ की मुद्रा जो थी वो यूरो थी। ठीक है, मतलब इन 4 मुद्राएं, मतलब यूएसए की डॉलर, ब्रिटेन की पाउंड, अगर ब्रिटेन की बात करें तो पाउंड, ठीक है, यूएसए की डॉलर, जापान की येन और यूरोपीय संघ की यूरो। तो 4 देश है और भारत जो था उसकी रुपया। ये 5 देशों की जो विश्व में 5वां देश भारत बन गया जिसकी मुद्रा की अपनी अलग पहचान थी। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है। कि इसका मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, या संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है, भारत इसका सदस्य नहीं है और यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। तो कौन सा जो है यह सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है। यही गलत है, क्योंकि IUCN, ठीक है, एक जो है स्वतंत्र एजेंसी है, या किसी के संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी संस्था नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो IUCN की स्थापना जो है वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी और इसका भारत जो है वो 1969 से इसका जो है सदस्य देश है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बी है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मतलब वित्त आयोग के संदर्भ में
कौन सा कथन असत्य है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा? केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद का निपटारा वित्त आयोग करेगा? अनुच्छेद 270 के तहत अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है और वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो कौन सा इसमें जो है वो असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारा जो है वो वित्त आयोग नहीं सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये इसका जो बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ या फिर सतपाल डंग बनाम पंजाब राज्य? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों पर संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है? जैसा कि हम जानते हैं कि संवैधानिक संशोधन जो है कि संशोधन विषय जो है वो संविधान के भाग 20 में है। संविधान के भाग 20 में जो संशोधन है वो संविधान के भाग 20 में, और यह संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संवैधानिक संशोधन जो है वो 3 प्रकार से होता है। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत में सदन के उपस्थित और सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो जिन संशोधनों का प्रभाव राज्यों की स्थिति पर भी पड़ता है उनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की समर्थन होना आवश्यक है। साधारण बहुमत, जिसमें उपस्थित सदस्यों में से आधे से एक ज्यादा होने साधारण बहुमत कहते हैं। जैसे भाग 1 में जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से होता है, इसलिए इसको संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाता। मतलब जो संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं उन्हें संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाता है। तो इसके अनुसार है नए राज्यों के निर्माण और राज्यों के नाम में सीमाओं में परिवर्तन, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 2 3 4। इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है 2 3 और 4। पहला जो है गलत है, क्योंकि नए राज्यों के निर्माण और राज्यों के नाम और सीमाओं में जो परिवर्तन होता है वह आपके साधारण बहुमत से होता है, इसलिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। अगला प्रश्न है
अशोक के रुम्मनदेही स्तंभ लेख से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की के दौरान इसे स्थापित करवाया। बुद्ध शाक्य की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग कर बलि को माफ कर दिया गया। लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व भाग कर को 1/6 से घटाकर 1/10 कर दिया गया। और तीसरा है कुकूट के आधार पर चयनित करना है 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 या फिर 1 और 3। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, 1 और 2। पहला और दूसरा जो है वो सही है। तीसरा जो है गलत के है, क्योंकि 1/6 जो राजस्व था उसको 1/10 ना करके 1/8 किया गया था, इसलिए जो है ये तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि मोहन जोदड़ो के बृहद स्नानागार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कि यह ईंटों से निर्मित है, जिसकी फर्श तराशी गई ईंटों से बनी है। जलबद्ध करने के लिए इसमें जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। जलकुंड में प्रवेश के लिए इसके चारों ओर सीढ़ियां निर्मित की गई हैं और उसमें 8 स्नान घर निर्मित हैं। तो कौन सा सही है? तो उसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जो है ए गलत है। क्योंकि जो बृहद स्नानागार जो बना है इसमें प्रवेश करने के लिए उत्तर से और दक्षिण से सीढ़ियां बनी हुई हैं। नीचे जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जबकि इसके चारों ओर जो है वो सीढ़ियां नहीं बनी हैं। इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है सैयद बंधुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली थे। सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता और प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे। रत्नचंद नामक साधारण गल्ले के व्यापारी को उन्होंने राजा की उपाधि के साथ शासन के बहुत से अधिकार दिए थे। सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य साजिशकर्ता सादत अली खां था। इसका सही जो आंसर था, सही आंसर जो कौन सा असत्य है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता जो है वो सादत अली खां नहीं था। सैयद बंधुओं के पतन में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थे चिन किलिच खां। इन्हीं को निजामुल मुल्क कहा जाता है और इन्होंने ही हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां या बुरहान मुल्क था। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए वह मारा गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है केवल 1 में पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि अवध में के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने वह दिल्ली गया और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से वीरता पूर्वक लड़ा, परंतु बंदी बना लिया गया। उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया और इस आक्रमण में उसे 20 करोड़ प्राप्त होने की आशा दिलाई। लेकिन जब यह आशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि नादिर को दिल्ली के आक्रमण के पश्चात इतना धन नहीं मिला, जब उसने यह धन सादत खां से मांगा तो सादत खान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ईस्ट इंडिया का प्रारंभिक नाम था?
31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर के द्वारा इसे पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया। 1608 में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया और अंग्रेजों ने बंगाल में पहली कोठी 1645 में हुगली में स्थापित की। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि पहली कोठी 1645 में नहीं 1651 में स्थापित की गई थी और उस समय बंगाल का सूबेदार शाह शुजा था, उसी की अनुमति से कोठी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि महान यात्री इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा कथनों विचार कीजिए और उसमें सत्य कथन चुनना है। इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत रहला अरबी भाषा में लिखी और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया और कुछ समय बाद उसे मतभेद होने पर सुल्तान ने उसे कारागार में डाल दिया। इब्न बतूता ने मालदीव की भी यात्रा की, जहां वह 18 महीने काजी के पद पर रहा। और चौथा है कि उसने चीन की यात्रा कभी नहीं की। तो इसका सही जो आंसर है 1 2 3 1 2 4 3 और 4 और 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3। चौथा कथन जो है वो गलत है। गलत इसलिए है कि मोहम्मद बिन तुगलक से गलतफहमी दूर होने पर इब्न बतूता जेल से रिहा हुआ और सुल्तान ने 1342 में उसे चीन जाने का आदेश दिया। इब्न बतूता सुमात्रा से होते हुए चीनी बंदरगाह नगर जायतुन पहुंचा और जायतुन जो वर्तमान में क्वांझू कहलाता है और फिर वहां से बीजिंग के लिए गया था। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर आधारित है कि कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया और यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। तो कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन बलबन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कि बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। बलबन ने मंगोलों से मुकाबले के लिए दीवाने अर्ज विभाग बनवाया। बलबन के समय प्रथम गुलाम विद्रोह बंगाल में तुगरिल खां ने किया था और बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। तो इसका सही जो आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि बलबन ने रक्त और तलवार की नीति नहीं अपनाई थी, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, इसलिए ये गलत है। ठीक है, और बलबन को ही नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।